Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. This is C श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर वन इज लेट आउट. तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से. पहली बात आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती क्या है. कोई भी ओनर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसको अपने रेजिडेंस पर्पसेस के लिए यूज करता है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सपोज असेसी परचेज करता है प्रॉपर्टी, बट वो असेसी अपनी एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस से या बिजनेस पर्पसेस से किसी और प्लेस पर रहता है या किसी और स्टेट सिटी में रहता है, देन ऑल्सो दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी जो उसने खुद खरीदी थी वो तब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानी जाएगी. और सपोज जो उसका बिजनेस प्लेस है या एम्प्लॉयमेंट प्लेस है वहां पे भी वो कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है और वहां पे वो रहना शुरू कर देता है, तो उस प्रॉपर्टी को एज ए रेजिडेंस यूज करता है, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज मानी जाएंगी. आई होप ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने रेजिडेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, वो उसमें रहता है तो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा. अगर वो कहीं और रहता है तो भी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने परचेज करी थी, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी अनटिल एंड अनलेस वो लेट आउट नहीं की गई है. तो अब बात आती है, ये तो था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती क्या है. क्या इसके लिए कोई डिडक्शन भी अवेलेबल है. अगर कोई असेसी उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन बोरो करता है, तो जो भी उसका इंटरेस्ट होता है दैट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. अब इस डिडक्शन, ये इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है ये अलाउड होती है अप टू द लिमिट ऑफ ₹2 लाख. अगर किसी का ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट 2.5 लाख बनता है या 2,10,000 भी बनता है, तो जो डिडक्शन अलाउड है वो अप टू द लिमिट ऑफ ₹2 लाख ही अलाउड है. तो कोई भी असेसी अपनी रिटर्न अगर फाइल कर रहा है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसके अगेंस्ट लोन लिया है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन को हम क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹2 लाख. और जो ये इंटरेस्ट की फिगर है, आप एट द एंड ऑफ द ईयर बैंकर से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसपे इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों बायफ्रिकेट होके मिलते हैं. तो इंटरेस्ट अमाउंट आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. तो ये सब था हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का. अब हम आते हैं लेट आउट पर. लेट आउट, अगर हमने कोई अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और उसको कहीं रेंट पर दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. क्योंकि अब हम रेंट पर दे रहे हैं तो उससे हमें रेंटल इनकम भी हो रही है जनरेट. तो जब रेंटल इनकम जनरेट होती है तो उसमें से हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारा एनुअल रेंट है वो कंसीडर करेंगे. अब उसमें से हमें कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं. तो उसमें से क्या क्या डिडक्शंस अलाउड होती है. पहली होती है म्यूनिसिपल टैक्सेस. जो भी मेरा एनुअल रेंट होगा उसमें से माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस. माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है नेट एनुअल वैल्यू. अब इस नेट एनुअल वैल्यू में से हमें दो डिडक्शंस फर्दर अलाउड है. फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. तो पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन. दैट डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24A. 24A के अंदर जो डिडक्शन है दैट इज 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू. पहले जो हमारा रेंट था उसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किए, उसके बाद हमारी आई नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू जो भी होगी उस पे 30% हमारे को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी. अब ये 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन किस लिए दी गई है. सपोज करिए कोई घर की रिपेयर हुई है, कोई मेंटेनेंस हुई है या कोई और खर्चे हुए हैं. इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस एक 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है, जिसका मानना ये है कि जितने भी खर्चे हुए हैं वो अप टू दी लिमिट ऑफ 30% अलाउड हो जाएंगे. तो जो नेट एनुअल वैल्यू है माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो ये थी हमारी पहली डिडक्शन. दूसरी डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. जो हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें जितना भी इंटरेस्ट लेवे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने लोन बोरो किया है वो 100% अलाउड होता है. जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिमिट है 2 लाख तक की डिडक्शन की. इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो अलाउड होगा. तो जो भी इंटरेस्ट आया वो हमारे को डिडक्शन मिल गई. हमारी नेट एनुअल वैल्यू आई थी, नेट एनुअल वैल्यू में से हमने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट की
और नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन डिडक्ट किया। फिर जो भी इनकम होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हमें इंटरेस्ट की अनलिमिटेड डिडक्शन अलाउड है, मगर इंटरेस्ट के कारण अगर कोई इनकम की जगह लॉस होता है तो वो अप टू द लिमिट ऑफ 2 लाख ही ड्यूरिंग द ईयर अलाउड होगा। उससे एक्सेस जितना भी लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू 8 ईयर्स। अब इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारा नेट एनुअल वैल्यू आया 1 लाख रुपए, मतलब रेंट माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस करके 1 लाख रुपीज हमारा नेट एनुअल वैल्यू है, जिसमें से मैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करती हूँ। 1 लाख का 30% इज 30,000। और सपोज करते हैं मेरा ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन रहा 3,10,000। अब 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 3,10,000, तो जो मेरा टोटल लॉस हो जाएगा इस केस में 2,40,000 हो जाएगा। अब मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर मेरा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम की बजाय लॉस होता है तो अप टू 2 लाख रुपीज मैं ड्यूरिंग द ईयर सेट ऑफ कर सकती हूँ और बैलेंस अमाउंट मुझे अप टू 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। तो अब मेरा जो लॉस है इस एग्जाम्पल में 2,40,000 है, तो 2 लाख तक का अमाउंट मैं ड्यूरिंग द ईयर किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर लूंगी। बैलेंस 40,000 को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। अब जो ये मेरा सेट ऑफ है, चाहे वो मेरी सैलरी इनकम है, चाहे वो मेरी बिजनेस है, अदर सोर्सेज है, कोई कैपिटल गेन है, मैं किसी भी अदर 4 सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकती हूँ। 40,000 मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी। तो ये था हमारा एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक लेट आउट प्रॉपर्टी को कैसे हम रिपोर्ट करेंगे अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब इसमें एक पॉइंट और भी आता है। सपोज करते हैं कोई एक प्रॉपर्टी है वो सबलेट की गई है। अब सबलेट जब की जाती है तो जो भी लैंडलॉर्ड होगा वो ओनर नहीं होगा, वो ऑलरेडी टेनेंट होगा क्योंकि वो सबलेट कर रहा है। सबलेट का जो भी इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। सबलेट की अगर कोई इनकम है that will be considered as income from other sources or maybe income from business and profession as the case may be. I hope अब आप अपनी इनकम को अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियरली शो कर पाएंगे। और फिर भी कोई आपको अगर डाउट है या कोई क्वेरी है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू ईमेल और कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy, and see you tomorrow at 6 p.m. Bye bye.